हेलो एवरीवन। फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज की हमारे इस टॉपिक की ये 17वीं क्लास है। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं की हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा, पढ़िएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद जो आज की ये क्लास है आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी जो हमारी क्लास है आज की, जो हम पढ़ने वाले हैं उस पर आते हैं। तो आप सब लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो हम पढ़ रहे थे, हम नाभिक की खोज के बारे में पढ़ रहे थे। हम ये जान रहे थे कि जो नाभिक है, जो एटम के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, तो उसकी खोज किसने की और किस प्रकार से की। ठीक है, तो हमने उस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी डिस्कस किया था। हमने ये जान लिया था कि जो न्यूक्लियस है, जो किसी भी एटम का जो नाभिक है, उसकी खोज किसने की? उसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी अपने एक एक्सपेरिमेंट द्वारा। तो वो क्लास आधी हुई थी। ठीक है, तो मैंने बोल दिया था कि बाकी जो रह गया है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो जहाँ तक हमने छोड़ा था उससे आगे अब हम शुरू करते हैं। तो ये सारा तो हमने पढ़ ही लिया था, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया था कि जो अल्फ़ा रेज होती हैं वो किस प्रकार से एक फॉइल की शीट, जो गोल्ड की फॉइल थी, उस शीट पर भेजी गई थी रदरफोर्ड द्वारा। और फिर कुछ शीट क्या आई थी, कुछ तो सीधी निकल गई, कुछ ने अपना कुछ एंगल से, कोई छोटे एंगल से डाइवर्ट हो गई, कोई बड़े एंगल से डाइवर्ट हो गई, और कुछ सीधी जाकर वापस आ गई। ये सब हमने कर लिया था। तो आगे जो रह रहा था, बाकी जो था, अब उस पर बात करते हैं, उस पर आते हैं। तो बाकी जो रह गया था वो था रदरफोर्ड एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस इन द फॉलोइंग वेज। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन रदरफोर्ड ने इन ऑब्जर्वेशन को किस प्रकार से, मतलब कि रदरफोर्ड ने इन परीक्षणों को निम्न तरीके से समझाया। अब रदरफोर्ड ने किस तरीके से समझाया, रदरफोर्ड की क्या लैंग्वेज थी, वो जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कहा गया है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इट शोज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द एटम। इसका मतलब क्या है, हिंदी में समझते हैं। तो इसका मतलब है कि अधिकांश अल्फा कण सोने की चादर से बिना किसी विक्षेप के सीधे निकल जाते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु में बहुत अधिक खाली स्थान है। मतलब जो अधिकांश जो अल्फा कण हैं, जो अल्फा जो पार्टिकल्स हैं, जो कि जो क्या है, एक जो गोल्ड की जो फॉइल है, चादर बोल दीजिए, पिन्नी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, तो उसकी चादर से बिना किसी विक्षेप के, मतलब कि वो बिना अपना पाथ डाइवर्ट किए वो बस सीधे निकले जा रहे हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि परमाणु में बहुत अधिक खाली स्थान है। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो एटम है उसके अंदर काफ़ी सारा खाली स्पेस है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है, द ऑब्जर्वेशन दैट सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल्स शो दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द एटम which repels the positive charge alpha particles and deflect from them from their original path। अब इसका मतलब क्या है, उस पर आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है, यह अवलोकन कि कुछ अल्फा कण छोटे और बड़े कोणों से विक्षेपित होते हैं। मतलब रदरफोर्ड ने अब आगे क्या समझाया, रदरफोर्ड ने पहले तो ये समझा दिया कि एटम के अंदर काफ़ी ज़्यादा खाली स्पेस होता है। दूसरी बात क्या समझाई, दूसरी बात ये समझाई कि जो अल्फा कण हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, छोटे और बड़े कोणों से विक्षेपित होते हैं। मतलब कि एक छोटा एंगल बनाते हैं या फिर बड़ा एंगल बनाते हुए, कोण बनाते हुए डाइवर्ट हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि परमाणु में एक धनात्मक आवेश का केंद्र है जो धनात्मक रूप से आवेशित अल्फा कणों को पीछे हटाता है और उन्हें उनके मूल पथ से विक्षेपित करता है। अब इससे क्या पता चलता है, ये बात ये बताती है, इससे ये प्रूव होता है, ये दर्शाती है कि परमाणु में जो एटम है उसमें क्या है, धनात्मक आवेश का केंद्र है। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज का एक सेंटर है। क्यों?
क्योंकि जो अल्फा के जो पार्टिकल्स हैं, अल्फा के जो कण हैं, उनके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब कोई पॉजिटिव चार्ज किसी पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो आपस में दोनों रिपेल करते हैं ना, दोनों को धकेलते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए इससे ये प्रूव होता है कि जो धनात्मक रूप से आवेशित अल्फा कण को पीछे हटाता है और उन्हें उनके मूल पथ से विक्षेपित करता है। मतलब जो उनका जो मूल पथ है, जिस रास्ते वो चल रहे हैं, उससे क्या है, उनको डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बताया रदरफोर्ड ने? आगे ये बताया, द ऑब्जर्वेशन दैट अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स completely rebound on hitting the gold foil shows that the nucleus is very dense and hard, which does not allow the alpha particles to pass through it. आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि सोने की चादर से, जो सोने की जो चादर है, फॉइल बोल दीजिए, चादर बोल दीजिए, या कोई पन्नी बोल दीजिए, जैसे फॉइल फॉइल पेपर होता है, जो एल्युमिनियम फॉइल होता है जिसमें हम खाना रैप करते हैं, तो इसी तरीके की ये फॉइल है, क्या है, सोने का। जो सोने की चादर है, उसे टकराने पर बहुत कम अल्फा कण पूरी तरह से पलट जाते हैं। तो साथ ही साथ रदरफोर्ड ने यह बताया कि जो सोने की चादर है, अल्फा कण उससे टकराने पर बहुत कम पूरी तरीके से, जैसे ऐसे टकराया और ऐसे वापस आ गया, पलट जाते हैं। यह अवलोकन दर्शाता है कि नाभिक बहुत घना और छोटा है। यह अवलोकन क्या बताता है कि जो नाभिक है, जो न्यूक्लियस है, वो क्या है, बहुत ही घना और, सॉरी गलत बोल दिया, छोटा नहीं, बहुत ही घना और कठोर है, जो अल्फा कण को अपने से गुजरने नहीं देता। क्यों कठोर है? तभी तो यहाँ से अल्फा के जो कण है वो इससे टकरा कर वापस आ रहे हैं। अगर कठोर नहीं होता तो इसको भेदते हुए आगे निकल जाते। तो बहुत ही घना है और बहुत ही छोटा है, ऐसा हमको किसने बताया? रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा बताया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोज द प्रेजेंस ऑफ ए न्यूक्लियस इन द एटम। अब जो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल्स का जो स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट है, वो क्या शो करता है कि जो न्यूक्लियस है किसी भी एटम में प्रेजेंस होता है। या फिर चलिए हिंदी में, अब मैंने उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, मैं भूल गई थी, चलिए अब हिंदी में दोबारा से करती हूँ। रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु में एक नाभिक की उपस्थिति दर्शाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बताने के बाद, जब रदरफोर्ड ने इन सब चीज़ों के बारे में बताया, तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो अल्फा कण हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, उनका जो प्रकीर्णन जो प्रयोग हुआ था, तो परमाणु में एक नाभिक की उपस्थिति दर्शाता है। मतलब कि वो ये दर्शाता है कि जो एटम है, जो परमाणु है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे न्यूक्लियस के बारे में कुछ बताया गया है। जो बातें हैं न्यूक्लियस के बारे में, वो है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। मतलब जो परमाणु है, परमाणु का जो नाभिक है, धनात्मक रूप से आवेशित होता है। मतलब कहने का ये है कि जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कहा गया है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड। अब जो परमाणु का जो एटम है, सॉरी जो, हाँ, पर एटम है, एटम का जो न्यूक्लियस है, परमाणु का जो नाभिक है, वो बहुत ही क्या होता है, डेंस होता है, घना होता है और हार्ड होता है। तो परमाणु का नाभिक बहुत घना और कठोर होता है। वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर अलग से मैंने बता दिया है। फिर लास्ट क्या आता है? लास्ट आता है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एंड कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम एज अ होल। एक परमाणु का केंद्र परमाणु के समग्र आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। मतलब जो परमाणु है, कोई भी एटम है, उसका जो न्यूक्लियस है, उसका जो केंद्र है, ठीक है, तो वो समग्र आकार की तुलना में, जो उसका आकार होता है परमाणु का, उसके समग्र आकार की तुलना में बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, या फिर हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने किस किस प्रकार से की, कैसे की, वो मैंने सारा आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप इसको समझने के बाद आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और इसको पढ़ने के बाद आपको
सारी चीज़ें दिमाग में सारी एक तरीके से एकदम ऐसे फिट बैठ जाएंगी कि कभी आप भूलोगे ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो रदरफोर्ड ने फिर एटम का जो मॉडल दिया था वो किस प्रकार से दिया था, वो किस रूप से दिया था, और साथ ही साथ उसके जो डीमेरिट्स हैं या फिर हम ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं, तो वो सब हम कंप्लीट में पढ़ेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से कि जो कुछ भी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी है और समझ आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, तब भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर अच्छी लगी है तो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और गाइस, जो ये क्लास है या फिर जो चैनल है उसका जो लिंक है, उसको आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हो उस पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बच्चों से भी बोलिएगा कि इस चैनल से ज़्यादा बच्चे जुड़ें ताकि कंप्लीट डिटेल में वो जीएस पढ़ सकें। अगर आपके कोई भी सजेशंस हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।